देखिएगा आप सभी को जो आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी का कम से कम हम लोग 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, या कह सकते हैं अभी तक इग्नू में 8 बार एग्जाम करवाए गए हैं। 8 के 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको कम से कम 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा और इसमें प्रीवियस ईयर के मैं खास तौर से आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा BEVAE 181 का जो आपका एग्जाम होगा भाई मेरे ना 50 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। और 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और एग्जाम जो आपका होता ना OMR सीट पर होता है। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, इसमें सिर्फ आपको भाई मेरे गोले भरने हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, इसमें पास होने के लिए कम से कम 18 नंबर आना जरूरी है। जिसका भी 17 नंबर आ गया तो भाई मेरे फेल हो गया और दोबारा ही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और इस क्लास को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। जितने मैं आंसर बताऊंगा वो बुक के अकॉर्डिंग सारे सही हैं, ठीक है। तो आपको आंसर का, क्वेश्चन का आंसर क्या उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिएगा भाई मेरे हमारा पहला क्वेश्चन, और एक बात बता दूं मैं आपको, जब मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या बहुत इसमें स्टार मार्किंग कर लो, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है और पहले भी आता रहा है। तो जब मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है स्टार मार्किंग कर लो तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है। पूछा जा रहा है भाई मेरे कि इसमें से कौन सा जो है प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे फसल क्षेत्र, अभ्यारण्य, वन, पार्क। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो वन है, वन कह सकते हो कि यह क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है वन, यानी इसमें तीसरा जो रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जो एग्जाम दोगे ना तो उसमें जैसे OMR सीट में 1 2 3 और 4 ऐसे गोले बने रहेंगे। जैसे इसमें तीसरा राइट आंसर है ना, तो तीसरा जो रहेगा आपको ऐसे गोले नीले पेन से पूरा ब्लैक करना पड़ेगा, उसको पूरा ऐसे भरना पड़ेगा। इस प्रकार से OMR सीट पे आपको करना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नियतिवाद। क्या पूछा मैंने नियतिवाद की अवधारणा किसने विकसित किया था। भाई नियतिवाद जो है इसकी अवधारणा को किसने दिया था। तो अगर मैं नियतिवाद की अवधारणा की बात करूं तो इसका भाई आंसर जो रहेगा फ्रेडरिक रेटजल। जो फ्रेडरिक रेटजल है इसी ने ही कह सकते भाई मेरे नियतिवाद की अवधारणा दी है। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। और जो पहला था वो भी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, आ सकता है पेपर में। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है। और सतत विकास के लक्ष्यों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है। तो भाई इसमें से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है, नहीं पूछा गया। तो सतत विकास के लक्ष्यों से अगर हम बात करें नहीं है तो रहेगा आपका जो आंसर हो जाएगा गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। यही सतत विकास के कह सकते हो लक्ष्यों में से नहीं है, यही हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, जीवन का अस्तित्व समुद्र औसत समुद्र तल से खाली स्थान मीटर से अधिक नहीं है। भाई कितने मीटर से अधिक नहीं है, तो कह सकते हैं कि 900 मीटर से अधिक नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पांचवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया है। भाई जलीय वातावरण में पोषी स्तर पर 5 पर क्या रखा गया है। तो अगर मैं जलीय स्तर में बात करूं तो भाई सबसे पहले पोषी स्तर 5 पर जो रखा गया वो सार्क है। सार्क हमारा जो रहेगा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जीवमंडल क्या है, जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार है। तो भाई मेरे जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है, मिट्टी और तलछट है। क्या है, मिट्टी और तलछट जो है ये सबसे बड़ा क्या है, सल्फर का सबसे बड़ा भंडार है भाई मेरे, ठीक है। ये छठे का पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो क्या है, पारिस्थितिक अनुक्रम में क्या पूछा गया है, पारिस्थितिक अनुक्रम में
मध्यवर्ती चरण समुदाय को कहा जाता है? तो पारिस्थितिक अनुक्रम में मध्यवर्ती चरण समुदाय की अगर हम लोग बात करें तो इसको क्रमक कहा जाता है। क्रमक यानी इसका दूसरा जो रहेगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा, चींटी खोर विशाल उड़न तस्तरी और स्थल पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं भाई, कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो खास तौर से इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आपका क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर बन जाएगा 8वें का दूसरा। 9वां क्वेश्चन देखेगा, एक ज्वारार्धन मुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता, क्या पूछा गया है, एक ज्वारार्धन मुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता, किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भाई मेरे अगर आंसर की बात करें, ज्वारार्धन जो है वो कह सकते हो कि बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का, यानी 9वें का आपका तीसरा राइट आंसर होगा। 9वें का तीसरा हमारा क्या हो जाएगा भाई, 100% राइट आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवाओं से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? भाई कौन सा बायोम है? तो खास तौर से अगर बात करूं तो मरुस्थल बायोम जो होता है, मरुस्थल बायोम इसका 10वें का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर बनेगा। मरुस्थल बायोम जो है यही कह सकते हैं कि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? भाई कौन सा जलीय जीव जो है जल के तल पर रहने के लिए बाध्य होता है? तो नितलक होता भाई मेरे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा नितलक जो रहेगा राइट आंसर बन जाएगा, यानी 11वें का पहला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करूं तो देखिएगा भाई मेरे क्या आ गया, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें भाई नवीकरणीय संसाधन अगर बात करूं तो इसमें जैसे कोयला, पेट्रोलियम, वन, प्राकृतिक गैस, इसमें कह सकते हैं भाई मेरे जो वन है यही कह सकते हैं प्रकार से नवीकरणीय संसाधन है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वन नवीकरणीय संसाधन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसके जरिए जो ठोस जल है ना सीधे वाष्प यानी भाप में बदल जाता है, तो उसको भाई हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है जी ऊर्ध्वापतन। क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा जो रहेगा ये पूरा क्या है, राइट आंसर बनेगा। क्या है, ऊर्ध्वापतन, बिल्कुल राइट आंसर है। 14वां क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन की प्रणाली नहीं है? नहीं का मतलब यानी एक प्रकार से कौन सा नहीं है, और बाकी 3 होंगे। तो अगर मैं बात करूं ना, जो यह है खास तौर से तीसरा इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही ये कह सकते हैं पारंपरिक जल प्रबंधन की प्रणाली नहीं है। ठीक है, ओके। 15वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं? क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, जिसे मृदा अपरदन को हम रोक नहीं सकते हैं। ढाल के साथ बड़े पेड़ों को हटाना, भाई इससे मृदा अपरदन को रोका नहीं जा सकता है। 15वें का तीसरा हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरा राइट आंसर बनेगा। 16वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से क्या वनों का पारिस्थितिक महत्व है? तो भाई इसमें क्या बताना है, वनों का पारिस्थितिक महत्व क्या है? तो अगर मैं बात करूं तो मिट्टी के कटाव की जांच करता है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी 15वें का तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिएगा हमारा 17वां क्वेश्चन क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 17वां देखिएगा, क्राउन फायर किसमें होती है? तो भाई मेरे जो क्राउन फायर किसमें होती है, घने जंगलों में कह सकते हैं जो क्राउन फायर होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है, यानी कौन सा अधिनियम है? तो अगर मैं बात करूं तो वन अधिनियम 2006 है। क्या है, वन अधिनियम 2006 इसका क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा।
19वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बहुत बार आया है। हॉटस्पॉट किन स्थानों में होती है? तो हॉटस्पॉट जो है किन स्थानों में होती है? जहां पर उच्च स्थानिकता होती है वहीं पर कह सकते हैं भाई मेरे हॉटस्पॉट होता है। तो उच्च स्थानिकता इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? तो भारत में अगर हम लोग आनुवंशिक विविधता की अगर मैं बात करूं तो जो आम है, आम में सबसे ज्यादा क्या होता है? आनुवंशिक जो विविधता है वो सबसे ज्यादा हाई पाई जाती है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? अगर जैव विविधता के अगर मैं मूल्य के उपयोग की बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया चौथा, सौंदर्य मूल्य। क्या हो जाएगा हमारा? जो सौंदर्य मूल्य है ये राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। बाकी 3 सही एक गलत है और जो गलत है हमको वही बताना है। इसमें जो दूसरा है, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, यही इसका राइट आंसर बनेगा। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब लिखे कौन सा कथन सही नहीं है इसका मतलब उसमें 3 राइट आंसर हैं और एक रॉन्ग है, और जो रॉन्ग होगा यानी जो गलत है वही हमारा आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इग्नू खूब पूछता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 23वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। भाई मेरे ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वो है भाई मेरे आपका क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कह सकते हैं ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग क्या है? जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनका उपयोग ये होता है, दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त होते हैं। खासतौर से ऊर्जा के गैर पारंपरिक जो स्रोत होते हैं अगर हम लोग उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है खासतौर से हम लोग यहां पर उसी की बात यहां पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहेगा। 25वां क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, अगर मैं 25 क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्या है, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है। ठीक है, जो ईंधन सेल होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त ईंधन की यह लोग क्या बात कर रहे हैं, ईंधन सेल के लिए जो है सबसे उपयुक्त ईंधन जो रहेगा वो आपका हो जाएगा भाई मेरे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन में से इसको गिना जाता है, यानी 25वें का पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने आपको ईंधन सेल वाला बताया ना क्वेश्चन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इसमें स्टार मार्किंग कर लो, एग्जाम में बहुत आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर लो। जैसे क्वेश्चन क्या है, अपांक गैस मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो अपांक गैस है और अगर मैं बात करूं तो कहां पर पाया जाता है? अपांक गैस जो है भाई मेरे चौथा इसका राइट आंसर होगा मीथेन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपांक गैस जो पाया जाता है। 27वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट बहुत होता है। क्या है, कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है भाई मेरे। जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसमें प्रयोग कर जाता है? भाई मेरे हाथियों के लिए किया जाता है, हाथियों के लिए किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। 28वां क्वेश्चन क्या रहेगा, एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया है? तो एक तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया गया? तो भाई मेरे हुपिंग क्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर मैं बात करूं हर साल अगर आप देखोगे तो इन्होंने अगर कभी पूछा तो कभी नहीं पूछा, हुपिंग क्रेन को लेकर के बहुत एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं मार्किंग स्टार मार्किंग बता रहा हूं उसको जरूर करना क्योंकि वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा 29वां क्या रहेगा, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव निम्न रूप के यानी निम्न के रूप में कार्य करके मृदा अपरदन के विरुद्ध काम करते हैं। तो भाई मैंग्रोव जो है मृदा अपरदन के विरुद्ध कौन सा काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे प्राकृतिक प्राचीर, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 30वां क्वेश्चन देखेगा, UNESCO द्वारा संचालित
एमएबी प्रोग्राम में एमएबी का क्या अर्थ है? एमईबी का भैया मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव और जीवमंडल। ये राइट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, और एक बात बता दूं 30वां बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्किंग कर लो, एग्जाम में आ सकता है। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी स्टार मार्किंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है? भाई मेरे जो कौन सा रसायन है जिसके जरिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो भैया रसायन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टार मार्किंग कर लो, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली गैस का माप है? तो इसका जो माप होता है, जो गैस है, उसका नाम है भैया मेरे बीओडी। बीओडी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अगर मैं बात करूं। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्टार मार्किंग करिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? तो भाई मेरे जैव निम्नीकरण प्रदूषक, इनमें से अगर बात करूं तो कागज जो है वो जैव निम्नीकरण प्रदूषक के रूप में इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें स्टार मार्किंग आपको करनी है। जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, भारत में ध्वनि प्रदूषण, क्या लिखा है उन्होंने, भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है। तो भाई अगर आप इंडिया की बात करोगे कि हमारे यहाँ जो ध्वनि प्रदूषण है, यानी ध्वनि प्रदूषण हाईएस्ट कितना हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ध्वनि प्रदूषण की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका 45 डीबीए। डीबीए क्या रहेगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा कि हमारे यहां पर इंडिया में जो 45 जो है वो डीबीए क्या है, ध्वनि प्रदूषण की इसकी खास तौर से सीमा बताएगी कि भाई इतना कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, 45 डीबीए बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। और इस पर भी स्टार मार्किंग करना, एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं, बताता हूं मैं आप सबको। 35वां क्वेश्चन जो आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? अपशिष्ट का भौतिक उपचार जो है ना, लैगूगन, यानी इसका चौथा रहेगा आपका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 36वां क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, 36, निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका है? भैया कोई भी अपशिष्ट है, यानी कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, अपशिष्ट कहते हैं। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी जो अपशिष्ट होता है, उसके उपचार का सबसे अच्छा तरीका, जैसे उन्होंने बोला भैया भूमिगत निपान है, समुद्र में क्षेपण है, भस्मीकरण है, या लैंडफिल निपटान है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें भस्मीकरण का मतलब है यानी जला देना चीजों को, तो कह सकते हैं जो हम चीजों को जला देते हैं, एक भस्मीकरण कह सकते हो कि एक प्रकार से अपशिष्ट जो है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है ना, शहर में इसी गांव में वेस्ट मटेरियल हो, इसलिए कह सकते हैं जो सबसे अच्छी तकनीक होती है उसको हम लोग भाई मेरे क्या कहते हैं, भस्मीकरण ही कहा जाता है। तो भस्मीकरण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक है। यहाँ पर आंसर है, आपको थोड़ा सा दिख नहीं होगा, भस्मीकरण है लगाना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भस्मीकरण, ये लगा लीजिएगा। और 36वें का भस्मीकरण आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ओके चलिए अगला देखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई भस्मीकरण हमारा क्या राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्वेश्चन रहेगा, देखो, खाली स्थान खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का पराक्रम है। तो भाई ये जो 37वां क्वेश्चन है, एक खास तौर से इसको जैव आवर्धन बोला जाता है। जैव आवर्धन में क्या होता है भाई मेरे, कि जो खाद्य श्रृंखला है वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का माना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वां क्या रहेगा। 38वां जो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं क्या है, 4 स्थान जैसे ABCD की वर्षा का पीएच मान दिया गया है, उस जगह को पहचान कीजिए जहां अम्ल का निरपेक्ष हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ए इसका 5.5 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हमारा बनेगा। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। 38वां 39वां क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, किस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? भैया ओजोन परत के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह भाई मेरे 16 सितंबर
16 सितंबर राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन एग्जाम खास से आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा कॉमन सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था। कभी कभार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बुक से ही आते हैं। अगला देखिएगा हमारा 40वां क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीएफसी के लिए सत्य नहीं है। तो इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, ये ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरणों से अप्रभावित होते हैं। ठीक है, 41वां क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में ज्यादातर पूछा गया है। तो क्या रहेगा 41वां क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण किस वर्ष था। तो भाई भारतीय संविधान में पर्यावरण को किस साल जोड़ा गया है, 1976 में, 1976 में कह सकते हो कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने इन्वायरमेंट को भारतीय संविधान में जोड़ा। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है, एनबीए के तहत स्थापित किए जाते हैं। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनबीए के तहत क्या स्थापित किया जाते हैं। जैव विविधता जो अधिनियम है वो एनबीए के तहत ही इनकी स्थापना की जाती है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 43वां देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, एक एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त पाए प्रजातियों के संरक्षण का हिस्सा नहीं है। भाई अगर हम इसकी बात करें तो ऊंट जो है ये लुप्त प्राय प्रजातियों का हिस्सा नहीं है। 44वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रोगों की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है। तो भैया रोगों की जो उत्पत्ति होती है उसके अध्ययन यानी उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, एटोलॉजी कहा जाता है। और 45वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है। और कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो भाई मेरे अनुवांशिक रोगों की अगर बात करूं तो इसमें अनुवांशिक रोग इसका आपका चौथा बन जाएगा। ठीक है, और ये आपकी बुक में दे रखा है, बुक में बिल्कुल साइड में दे रखा है, अनुवांशिक रोग कौन सा है, अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये इसमें स्टार मार्किंग कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भाई मेरे बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, होते हैं हर साल, मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या है, 46वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है। भैया ऐसी कौन सी आपदा जो होती है जिसको भूवैज्ञानिक कहते हैं। तो भूस्खलन जो होता ना, मिट्टी का धंस जाना, उसको भूस्खलन कहते हैं। और भूस्खलन को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, एक भूवैज्ञानिक आपदा है भूस्खलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 47वां क्या है, चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट हो या विजय बहुगुणा हो, ये सभी लोग चिपको आंदोलन से हैं। दो मैंने नाम बोला, चंडी प्रसाद भट्ट, विजय बहुगुणा जो हैं वो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। चिपको आंदोलन कह सकते पर्यावरणीय आंदोलन है, जिसमें कह सकते लोग जाकर के भाई मेरे पेड़ों से चिपक गए थे और इसमें महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये चंडी प्रसाद भट्ट वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ सकता है। 48वां क्वेश्चन लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति मां है। भाई हमारे यहाँ पर कौन सी विचारधारा है जिसने माना कि प्रकृति मां है और उसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो भाई खाली भारत के लोग भैया प्रकृति को मां मानते हैं और उसको बस में नहीं कर सकते, यानी भारतीय विचार ही मानता है, यानी इंडियन आइडियोलॉजी या भारतीय विचारधारा ही मानती है कि प्रकृति मां है और उसे हम लोग बस में नहीं कर सकते हैं। बाकी और जितनी विचारधाराएं हैं प्रकृति को लेकर के उनके अलग विचार हैं। ये 14वां चैप्टर से है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 49वां क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कीजिएगा। पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है, उसको क्या कहते हैं। उसको भैया बोला जाता है सामाजिक असमानता, यानी इसका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 50वां क्वेश्चन जो हमारा रहेगा बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन क्या रहेगा, इनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। और ये जो 50वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी ये केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के तहत ये सारे केंद्र स्थापित किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग कम से कम 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा BE BAE 181 जो आपकी रहेगी, इसी को हम लोग कर रहे हैं।
और अगला जो हम लोग क्वेश्चन पेपर लेंगे प्रीवियस ईयर का, वो जून 2022 का मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है जून 2022 वाला, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करते हैं, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, उसमें आपको मार्किंग जरूर कर लेना है, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट है जून 2022 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या रहेगा, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे पेपर में आ सकता है, रिपीट हो सकता है। क्या है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की है। भैया अध्यक्षता किसने की है, इसको ब्रुटलैंड ने की है, और पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन है, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है। अपघटक जीव वाला जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मेढक के डिम्बकीट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी जो मेढक के डिम्बकीट है क्या है, ये अपघटक में से आता है। और आपके अगर आप देखें पहले चैप्टर में घटक यानी घटक अपघटक जीव सारे दे रखे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों का प्राथमिक वाला क्षेत्र नहीं है। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिक वाला क्षेत्र नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा शून्य प्रदूषण, ये हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे, इस पर स्टार मार्किंग कीजिए चौथे पर। क्या है, बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र का में निहित है। बड़ा जो सल्फर भंडार है, इस सल्फर चक्र में क्या निहित नहीं है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मृदा। कई बार एग्जाम में मृदा और अवसाद पूछता है, इसका आपका आंसर हो जाएगा मृदा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा पांचवा क्या रहेगा, पोषी स्तर के चौथे स्तर पर कौन सा पाया जाता है। भाई मेरे पोषी स्तर के अगर मैं चौथे स्तर की बात करूं तो खरगोश जो है वो पोषी स्तर में चौथे स्तर पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग कर लेना। जीव मंडल में मुख्य भूमि को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। भाई मेरे जीव मंडल में भूमि को थल मंडल के रूप में जाना जाता है, जल को जल मंडल के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं। थल मंडल हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठे का, ठीक है। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा सातवां क्वेश्चन क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला को पहचानिए। जैसे बकरी, शुतकृम और मृतपोषी जीवाणु, तो कौन सी आहार श्रृंखला होती है। भाई होती परजीवी आहार श्रृंखला, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना कब की गई है। भाई मेरे जो यूरोप है वहां पर जन स्वास्थ्य की स्थापना कब की गई थी, तो यह स्थापना जो है 1842 में की गई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग कर लो, स्टार मार्किंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी स्टार मार्किंग करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, जब उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तरों के ऊपर कम दाब बनते हैं, तो किसका निर्माण होता है। तब भैया मेरे होता है निर्माण चक्रवात का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहेगा चक्रवात, इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ के मृत्यु का 2/3% होता। भाई पूरी दुनिया में जितने लोग मरते हैं उतना तो कह सकते हैं कि खाली 2 ही देशों में मर जाते हैं, उसके आधे से ज्यादा। तो भाई मेरे भारत और बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब भाई मेरे भारत और बांग्लादेश में जितनी बाढ़ें आती हैं और जितने आदमी मरते हैं उसके आधे तो पूरी दुनिया में मरते हैं और आधे भारत और बांग्लादेश में मरते हैं। तो सबसे ज्यादा 2/3% जो लोग मरते हैं बाढ़ से, वो भारत और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है। भैया मेरे सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा कौन करता है, मैग्रो वन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कीजिए। एमएबी कार्यक्रम जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें एमएबी क्या है। अरे मैन एंड बायोस्फीयर है भाई मेरे, यही तो मैंने बताया था, पहले भी तो आया था, वहां पर हिंदी में लिख गया था।
ठीक है, मानव और पर्यावरण, यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिया मैन एंड बायोस्फीयर। एमईबी बहुत बार पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग करते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सीड बैंक किसका उदाहरण है? भाई मेरे जो सीड बैंक है एक खास तौर से वायु स्थल संरक्षण का एग्जाम्पल है सीड बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कीजिए। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्रों को, क्या है भाई, पारिस्थितिक तंत्रों की लंबी अवधि में अधिक स्थिर होने की संभावना है, यानी 14वें का पहला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। देखो, पालन पोषण तकनीक संरक्षण के लिए क्या उपयोगी है भैया? आ गया ना हुपिंग क्रेन। इसलिए मैं बोलता हूं जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना उसमें स्टार मार्किंग करते जाना है। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी रिपीट होता है बहुत ज्यादा। जलीय परितंत्रों में असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? और भैया मेरे पटलक कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खारा जल परितंत्र में सम्मिलित है, भैया खारे जल परितंत्र में क्या सम्मिलित होते हैं? तो ये खास तौर से होते ज्वारार्धन मुख। इसका चौथा राइट आंसर होगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको तो स्टार मार्किंग कर लो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, ये तो बहुत बार पूछा गया है भाई मेरे। समुद्र के पानी में लवणता का कितना % होता है? भाई मेरे समुद्र के पानी में जो औसत लवणता होती है वो 3.5% होती है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि समुद्र के पानी में यानी लवणता का मतलब यानी कितना खारा होता है। ये पूछा जा रहा कि समुद्र का जो पानी है उसमें खारापन कितना है, तो लगभग 3.5% ये कहा जाता है कि भाई उसमें जो खारेपन है लगभग इतना पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या रहेगा? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खुला व विषमपोषी तंत्र है? भाई एक एग्जाम में बहुत पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा व खुला विषमपोषी तंत्र है? तो भैया ये है नदी। नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा 20वां क्या है? संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहां पाया जाता है? भैया संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कह सकते हैं आप लोग शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाया जाता है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वां क्या है? आनुवांशिक विविधता किससे संबंधित है? तो भाई मेरे आनुवांशिक विविधता एक क्षेत्र की प्रजातियों के प्रकारों से संबंधित है, पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग करो। जैव विविधता हॉटस्पॉट निम्नलिखित में सबसे अधिक क्या होता है? भाई मेरे जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे अधिक क्या होता है? तो सबसे अधिक भैया मेरे होती है स्थानिकता। देखो अभी क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया था ना, तो भाई मेरे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे इसमें से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वां क्या है? जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें अगर मैं बात करूं तो कोस्केरोरू धरती पर सबसे बड़ी संख्या में पाए जाने वाला जीव है, यह इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्रा बनने का कारण है। भैया किस कारण से दर्रा बन जाता है? तो भाई मेरे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव। अगर मिट्टी कट जाती है तो उससे क्या बन जाता है? भाई मेरे दर्रा बन जाता है, ठीक है। तो दर्रा बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मृदा अपरदन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्किंग कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने की संभावना ऐसे क्वेश्चनों की बड़ी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां क्या है? अधिक बारीक कणों को तली में एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। भाई जो सबसे ज्यादा बारीक कण होते हैं वो तली में कैसे इकट्ठा करते हैं? तो कास्टिक सोडे का प्रयोग करके किया जाता है भाई मेरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कीजिएगा। वैश्विक मीठे जल का कितना % तरल के रूप में उपलब्ध है? तो भाई मेरे 20% है, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? भैया खाद के उपयोग से क्या नहीं मिल सकता है? मृदा की लवणता में कमी को खाद के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा के स्रोतों में कौन सा गैर पारंपरिक है? तो भैया कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो पन बिजली इसमें से खासतौर से गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? तो भैया मेरे भारत में चारों जगह पर तेल उत्पादन होता है। ऊपरी असम में भी होता है, कृष्णा गोदावरी बेसिन भी होता है, मुंबई हाईवे में होता है, काम्बे में भी होता है। और भारत में सबसे बड़ा जो तेल उत्पादक है वो बॉम्बे हाई है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर बनेगा चौथा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई हैं? तो भाई ये खास तौर से औद्योगिक जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कह सकते हैं दरें खास तौर से कम हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 31वां क्वेश्चन। देखिए क्या रहेगा, अपांक गैस में मुख्यतः क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था अपांक गैस वाला ना, वही मैं जो बता रहा हूं भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, तो समझ लो क्वेश्चन सच में रिपीट होते हैं भाई मेरे। अपांक गैस में मुख्यतः क्या होता है भाई मेरे? मीथेन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला जो क्वेश्चन पेपर कराया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टार मार्किंग करते चले जाओ जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ठीक है, अगला 32वां देखिएगा, स्टार मार्किंग लगाइएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल किस वर्ष बनाया गया? भैया जलवायु पर अंतर सरकारीय जो पैनल है ये खास तौर से अगर इस पैनल की बात करूं तो ये जो पैनल बना था 1988 में बना है, 1988 में बना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो भाई अम्ल वर्षा के लिए खासतौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी नहीं है, बाकी सभी सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी के कारण अम्ल वर्षा होती है। सिर्फ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही अम्ल वर्षा नहीं होती है। और चौथा हमारा राइट आंसर बन जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों का भाग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों के भाग की बात कर रहा है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो भूखमरी और गरीबी उन्मूलन यही नहीं है और बाकी सब हैं। और राष्ट्रीय मिशनों का भाग को लेकर के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35वां क्या है, बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर संबोधित करता है? तो बेसेल सम्मेलन जो है अगर मैं बात करूं तो जोखिम भरे अपशिष्टों के प्रबंधन को नेतृत्व करता है। तो 35वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य है? भाई राष्ट्रीय जो हरित अधिकरण है अगर मैं उसका मुख्य काम की बात करूं तो पर्यावरण के लिए कानून बनाना राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य काम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 पर भी स्टार मार्किंग कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया है? तो भाई संशोधन कह सकते हैं ये 1987 में किया गया। 1981 में बना है, 1987 में इसमें संशोधन किया गया, यानी इसमें थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। तो 37वां इंपॉर्टेंट है। देखो 38वां आ गया ना, देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, रिपीट हो गया ना। क्या पूछा है, भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सा रसायन गैस निकली थी? भैया भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो कौन सी गैस निकली थी? तो भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड ही तो निकला था पहले क्वेश्चन पेपर में, मैंने आपको बताया था ना। देख रहे हो कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि सच में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं इसको स्टार। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई स्टार मार्किंग करना, क्या रहेगा 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? अगर मैं प्राथमिक प्रदूषकों की अगर मैं बात करूं तो इसमें से भाई मेरे सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी जिससे प्राणीय जीवन को खतरा है? तो भैया मेरे कीटनाशक और पीड़कनाशी जो हैं ये जलीय जीवों के लिए क्या है, खतरा है। राइट आंसर होगा कीटनाशक और पीड़कनाशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41वां, क्या स्टार मार्किंग करना, रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट के निस्तारण की कौन सी विधि? भाई रेडियोधर्मी यानी जो खास तौर से होते हैं जिससे बम बनाए जाते हैं, एटॉमिक बम जो बनते हैं उसका जो अपशिष्ट है यानी उसका जो बेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है निस्तारण के लिए? तो भैया उसके लिए खास तौर से अगर आप देखो तो भूमिगत यानी जमीन के नीचे उनको दबा दिया जाता है, खास तौर से जो रेडियो नाभिकीय अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, 42वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा
अपशिष्ट न्यूनीकरण उपचार की विधि नहीं है। तो अपशिष्ट न्यूनीकरण की उपचार की विधि अनुपन और टंकी में भंडारण नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? तो भाई नए नियमों के अगर मैं कारकों की बात करूं, भोजन की आदतों में परिवर्तन हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर आप देखोगे यह रहेगा आपका तीसरा राइट आंसर बनेगा। ये जलाशयों की सुरक्षा करते हैं और मीठे जल की वर्षा की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला 45वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का कारण नहीं? भैया जिससे वन अवरूपण नहीं होता है, अगर बात करें जैसे जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग, पीड़क जीवों का हमला, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से वन अवरूपण नहीं होता, बाकी जनसंख्या बढ़ने से, जंगल में आग लगने से, पीड़क जीवों का हमले से तो भैया वन अवरूपण होता है, जंगल खत्म होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जंगल खत्म नहीं होते, इसलिए हमारा चौथा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46वां देखिएगा, इसमें स्टार मार्किंग कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले बहुत पूछा गया है। देखो, भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का खाली स्थान % भागों को वनों से आच्छादित रखने की आवश्यकता है। तो कितने आच्छादित रखने की आवश्यकता? भाई 33% है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्किंग कर लेना 46वें में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47वां, स्टार मार्किंग कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है? तो भाई इसमें रात्रिचर जो है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48वां देखिएगा, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है। कौन सा मनोभाव मानव गैर जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको भाई मेरे कहा जाता है मानव केंद्रवाद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 48वां, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इनविस केंद्र नहीं है? तो इसमें भाई कौन सा नहीं है? अगर हम बात करें टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, ये राइट आंसर होगा। और 50वां क्वेश्चन देखिए हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, एम्पियन परीक्षण का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ई कोलाई जो है यही उपयोग किया जाता है। और 50वें का हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। और 50वें में भी आपको क्या करना है? स्टार मार्किंग कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक अगर बताऊं 2 साल के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चन बता दिया, और जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं उसमें स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, उसमें सच में कर लीजिएगा, क्योंकि भाई मेरे वो इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैं उसको बताता हूं, इसको कर लीजिए। और आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रिपीट भी होने स्टार्ट हो गए, और जब हम लोग जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर करते जाएंगे वैसे वैसे रिपीट ज्यादा होता जाएगा। देखिएगा अगला जो हम लोग क्वेश्चन पेपर लेने जा रहे हैं, BAVAE 181 का दिसंबर 2022 का मैं क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। और जब मैं बोलता हूं भाई उसमें स्टार मार्किंग कर लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें सब में करते जाना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके 100% रिपीट हो सकते हैं भाई, उनके रिपीट होने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का देखते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की? अभी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अभी मैंने बताया भी था। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी है भाई? फ्रेडरिक रेटजल ने दी है। ये पहले का पहला ही राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत धारणीय विकास के लक्ष्यों में से नहीं है? भैया सतत विकास के लक्ष्यों में से क्या नहीं है? असमानता को कम करना सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है, ये कह रहा है। ये अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला 1 मिनट, मुझे लगता है भाई नहीं, ये आपको जो असमानता को कम करना, या ये मुझे थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको जरूर बता दूंगा इसमें क्या होगा, थोड़ा डाउट हो सकता है। और मुझे डाउट इसमें जो है ना, ये पहले और चौथे में है, जलवायु क्रिया और असमानता को कम करना। ठीक है,
ये हो सकता है, या जलवायु क्रिया इसका आंसर हो सकता है। तो इसको थोड़ा डाउट में लगा लेना, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसका क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास, मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। इसमें स्टार मार्किंग कर लेना। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण है। तो भाई मानव द्वारा जो रूपांतरित पर्यावरण है वो है खेत और फसल क्षेत्र, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान और स्तर को बताता है। तो भैया आहार श्रृंखला के एक स्थान और स्तर को कौन सा बताता है, पोषी स्तर बताता है। इसमें स्टार मार्किंग कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आगे ना, जीव मंडल बायोस्फीयर में जल घटक क्या कहलाता है। भैया जल घटक जो है जल मंडल कहलाता है, भूमि थल स्थल मंडल कहलाती है, ठीक है, वायु वायुमंडल कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, पांचवें में स्टार मार्किंग कर लो भाई, छठे में भी स्टार। देखो सल्फर चक्र का उदाहरण है। तो भाई मेरे सल्फर चक्र का उदाहरण क्या है, अगर मैं बात करूं तो अवसादी चक्र है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, छठे में स्टार मार्किंग कर लेना। और क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले टाइम में भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखेगा, द्वितीयक उपभोक्ता है। तो भाई मेरे द्वितीयक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, तो मांस भक्षी जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शंकुधारी वनों में मृदा होती है, स्टार मार्किंग कर लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आठवां, शंकुधारी वनों में मृदा कैसी होती है, अम्ल और खनिज से हीन होती है। भाई मेरे आठवें का पहला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या है, कैमिलियन, एगोमीड और एगो पाए जाते हैं। भाई कौन से वनों में पाए जाते हैं, कैमिलियन, ये सब। अगर मैं इसकी बात करूं तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टार मार्किंग कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां रहेगा। क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीशीज जाति अत्यधिक सांद्रित मूर्त का उत्सर्जन करती है और तापमान नियमन नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं करती है और मरुस्थल में बिना पानी के बगैर जीवित रह सकती है। और कई बार लोगों को जब पढ़ते हैं ना, मरुस्थल में पानी बगैर के बिना जीवित रह सकती है, तो सब लोग दौड़ करके ऊंट का आंसर लगा देते हैं। भाई मेरे ऊंट नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है निशाचरी कृतांक, यानी इसका दूसरा राइट आंसर होगा। कई बार बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जल्द हड़बड़ी में क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक बात बोलता है ना कि मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकता है, तो लोग ऊंट लगा देते हैं, ऊंट भाई मेरे गलत हो जाता है। इसका दूसरा राइट आंसर होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेगा, इसमें भी स्टार मार्किंग कीजिएगा, असंलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है, तो उसको हम लोग भैया क्या बोलते हैं, पटलक बोलते हैं। देखो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन 12वां देखिएगा, क्या रहेगा, स्टार मार्किंग कर लेना, जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें तो मीठे जल लवणीय जल का कितना परसेंट है भाई मेरे, तो 3% से कम है, या राइट आंसर हो जाएगा पहला इसका, स्टार मार्किंग कर लेना, 3% से कम है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन, स्टार मार्किंग कर लेना। और अनवीकरणीय संसाधन अगर मैं बात करूं तो खनिज जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टार मार्किंग कर लेना। देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया ना, बोलता हूं ना कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता होती है। भाई मेरे समुद्री जल में अगर मैं बात करूं जो औसत लवणता है वो 3.5% होती है। कितनी होती है, 3.5% जो होती है समुद्री जल में औसत लवणता है। इस पे स्टार मार्किंग कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में खूब रिपीट होंगे, आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां, निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, अभी भी मैंने पहले भी करवाया था। निम्नलिखित में से किसे खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, मैंने क्या बताया था, मृदा लवणता में कमी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई मेरे 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वनों का सहायक परितंत्र और प्रक्रिया प्रसंस्करण का भाग नहीं है। ये 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। इसका रहेगा भैया कार्बन सिंकिंग की भांति कार्य करता है, चौथा इसका राइट आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा वन अवरूपण का परिणाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वन अवरूपण का परिणाम है? आपका आंसर होगा वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि। तो वनस्पति में कह सकते मृदा अपरदन में जो वृद्धि है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार मार्किंग कर लेना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कीजिएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद NTFP नहीं है? तो इसमें क्या होगा भाई मेरे? खाद्य, फूल और पत्तियां, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, राइट आंसर है दूसरा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 19वां क्वेश्चन। देखो, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई मेरे भारत की जैव विविधता के विषय में कौन सा कथन सही है? अगर मैं बात करूं तो जैव विविधता का निरूपण सिर्फ फास्ट फूड का होता है, यही हमारा राइट आंसर होगा 19वें का। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा। एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा, एक अधिक विविधता वाला जो परितंत्र होगा अधिक सरल और कम अस्थायी होता है, ये हमारा क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा भाई मेरे तीसरा। अगला क्वेश्चन लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्रा घाटी में पाया जाता है? भाई ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा कौन सा जंतु है जो सिर्फ ब्रह्मपुत्रा घाटी में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ बारा बस्टर्ड, राइट आंसर है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? तो भैया जैव विविधता का हॉटस्पॉट अगर बात हूं, पश्चिमी हिमालय भी है, और अगर आप देखोगे तो खास तौर से हिमालय भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन भैया जैव विविधता मध्य प्रदेश और विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टार मार्किंग कीजिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस द्वारा भारत में कितनी % ऊर्जा की पूर्ति की जाती है? तो भैया प्राकृतिक गैस के द्वारा भारत में लगभग 7% ऊर्जा की आपूर्ति होती है। स्टार मार्किंग कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन में स्टार मार्किंग करना क्या है? सेजल अपांक गैस में, अपांक गैस देखो आगे ना, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत आता है भाई मेरे। सेजल अपांक गैस में मुख्यतः क्या होता है? भाई मेरे मैंने आपको पहले बताया कि मीथेन होता है, ये मैंने पहले भी बताया था जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। पहले में भी आया मीथेन वाला, दूसरे में तीसरे में मीथेन बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25वां। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है भाई मेरे है जीवाश्म ईंधन, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े बांधों के निर्माण के लिए प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो भाई बड़े बांधों के लिए प्रतिकूल प्रभाव क्या नहीं है? आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर में वृद्धि, ये राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई है। देखो हुपिंग क्रेन फिर आ गया ना, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, लगभग तीनों में आ गया, तीसरा हम लोग कर रहे हैं ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो एग्जाम में क्या होते भाई मेरे, रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता चल रहा हूं। पालन पोषण करना एक उपयोगी तकनीक है, वो भाई मेरे हुपिंग क्रेन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां क्या है? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव सदाबहार क्षेत्र इसके रूप में मृदा अपरदन को रोकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। ये आपका रहेगा भाई मेरे जो 28वां रहेगा, एक खास तौर से प्राकृतिक बांध, ये आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? तो भैया जलकुंभी आक्रामक प्रजाति है, कांग्रेस खरपतवार आक्रामक प्रजाति है, जूली फ्रोला आक्रामक प्रजाति है, लेकिन जो नीम का पेड़ है वो आक्रामक प्रजाति नहीं है, इसलिए हमारा जो हो जाएगा भैया नीम का पेड़ हो जाएगा। और जैसे बाई चांस मान लो 29 में स्टार मार्किंग करो क्वेश्चन में, एक बात सुनो इस क्वेश्चन को भाई मेरे, कई बार एग्जाम में पूछेगा आक्रामक प्रजाति कौन सी है, तो उसमें अगर जलकुंभी आ जाए आक्रामक प्रजाति है, कांग्रेस घास आक्रामक प्रजाति है, जूली फ्रोला आक्रामक प्रजाति है, और मान लो जैसे आम का पेड़, बबूल, नीम, मटर, इस प्रकार का अगर कुछ आ गया तो ये आक्रामक प्रजातियां नहीं होती हैं। और ये 29 जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे 30वां क्वेश्चन आपसे इन्होंने क्या पूछ रखा है? बफर जोन मंडल संरक्षित क्षेत्र में भूमिका निभाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन के रूप में कार्य नहीं है? तो भाई बफर जोन के रूप में कौन सा काम नहीं है? यह मनोरंजन के लिए वानिकी के मध्य अनुमति देता है, यानी इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31वां देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31वां भाई मेरे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्या रहेगा? श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ यानी आरएसपीएम साइज का माप कितना होता है? तो भैया आरएसपीएम का जो माप होता है वो 1 से 10 मिलीमीटर होता है, राइट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32वां, स्टार मार्किंग कीजिएगा। खाली स्थान आहार श्रृंखला एक कड़ी से दूसरे कड़ी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि है। देखो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको मैंने आपको बताया भी था। जैव आवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो भाई मेरे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एग्जाम में रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो भाई मेरे प्राथमिक प्रदूषक कौन सा है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है, इसमें स्टार मार्किंग कर लेना। अगला 34वां क्वेश्चन में स्टार मार्किंग करो, क्या है? बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है। तो भाई मेरे जो बीओडी का उच्च स्तर क्या बताता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को बताता है। यानी जो बीओडी है हमको ये बताता है कि पानी यानी जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसका जल स्तर घट रहा है, वो बताता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्किंग कीजिएगा। भूमिगत निस्तारण के लिए सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। भाई रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता है ना, उसका भैया मेरे भूमिगत निपटारण ही किया जाता है। और जो जमीन के नीचे किसको दबा देते हैं? रेडियोधर्मी जो नाभिकीय अपशिष्ट होता भाई मेरे उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बदल बदल के थोड़ा चेंज करके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा, क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो क्या है? अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो पहला, दूसरा और इसका कह सकते हैं भाई मेरे पहला, दूसरा और इसका तीसरा बिल्कुल जो है सही है। तीसरा इसका राइट आंसर है। जैसे नालियों, भाई जो प्लास्टिक होता है नाली को रोक देता है, जंतु को हानि पहुंचाता है, शहरों में बाढ़ का कारण बनता है। तो बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा जो है राइट आंसर है। भाई प्लास्टिक जो होता है क्या करता है? भाई नाली में जाकर के पानी वानी को रोक देता तो नाली रुक जाती है। और प्लास्टिक जो है क्या करता है? भाई हमारे जो जीव जंतु हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे कई बार गाय वाय खा लेती है। और शहरों में बाढ़ आने का कारण भी क्या होता है? भाई मेरे प्लास्टिक ही होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा 37। जलाशयों में सुपोषण किसके द्वारा होता है? तो भाई मेरे जलाशय में जो सुपोषण है वो सल्फेट और नाइट्रेट के द्वारा होता है, यानी इसका पहला हमारा राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वां, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? भाई इसके लिए कौन सा सत्य नहीं है? इनका उपयोग पेंट्स और डिटर्जेंट में किया जाता है, यही सही नहीं है, ये राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में स्टार मार्किंग करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की सांद्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई मेरे ओजोन परत की जो सांद्रता होती है इसको हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अगला देखिएगा 40वां, स्टार मार्किंग कीजिएगा। वायुमंडल गैसों के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग कितना परसेंट होता है? सौर विकिरण का अगर हम लोग बात करें तो भाई मेरे 20% होता है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कि देखो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया ना, अभी पहले वाले क्वेश्चन पेपर में आया था। क्या था? हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण प्रावधान कब आया है? 1976 में आया भाई मेरे, प्रीवियस ईयर में अभी तो पूछा तो था, पहला क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने किया तो था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42वां, स्टार मार्किंग करते जाओ, जो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्किंग कर लेना। 42 में और 41 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भाई मेरे वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है, 42वां आ सकता है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें खास तौर से खाद्य प्रसंस्करण हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 44 जो 40 में आप स्टार मार्किंग कीजिएगा। 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? भैया 11.2
अरब हो जाएगी 2100 तक विश्व की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45वां क्या रहेगा, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए, यानी इसमें क्या करना, आपको मिलान करना है। अगर मैं मिलान करने की बात करूं तो इसमें आपका अगर आप देखोगे तो आपका दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। पहले का भाई हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा चौथा, ठीक है, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा तीसरा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है और इसमें दूसरा आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा रहेगा, इसमें स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 46वां क्या क्वेश्चन है भाई मेरे, देखिएगा क्या पूछा इन्होंने, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय क्षेत्र नहीं है। भैया अगर मैं बात करूं तो इसमें खास तौर से अगर आप लोग देखोगे ना, तो अगर मैं बात करूं तो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहां पर भूकंप कम आता है। बाकी असम हो, उत्तराखंड का चमोली हो, गुजरात का कच्छ हो, यहां पर भूकंप बहुत आता है। तो ये चौथा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, चंडी प्रसाद भट्ट किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो भैया चंडी प्रसाद जो भट्ट हैं वो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेगा 48वां, यह शिक्षण मत सभी जीव भले, या शिक्षण मत या विचार सभी जीव भले ही वे जीवित जीव हों या ना हो, मूल्य और महत्व बराबर है, ये क्या कहा जाता है, इसको जैव केंद्रवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको जैव केंद्रवाद बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, गैर अंग्रेजी भाषी समुदाय में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषी सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसका क्या है, इसका आपका भाई मेरे भौगोलिक असमानता बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इवांस के केंद्रों में से नहीं है। भैया कौन सा केंद्र नहीं है, अगर बात करूं तो मद्रास इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडी चेन्नई, यही नहीं बाकी सारे हैं। अगर बात करूं तो भाई 50 क्वेश्चन हमने और कर लिए। अभी तक हमने इस क्लास में लगभग 150 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और उनको एग्जाम में आपको करके ही जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर करते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई, क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं BEBAE 181 में दिसंबर 2021 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं। तो इसमें देखिएगा, तो ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में रिपीट होता हुआ भी आपको जरूर दिखाई देगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो भाई मेरे, और देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्किंग कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। तो भाई कौन सा मानव निर्मित है, खेत, तीसरा इसका हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संभावनावाद शब्द किसने दिया है। क्या भाई मेरे, जो संभावनावाद शब्द है, भी क्वेश्चन पेपर रिपीट होगा, स्टार मार्किंग कर लेना। संभावनावाद अगर मैं शब्द की बात करूं तो फेरवे ने दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर हम बात करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है। तो सतत विकास के 17 लक्ष्यों से में जो नहीं है भाई, दूसरा है वायु में जीवन, ठीक है। ये सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है अगर मैं बात करूं, इसमें भी स्टार मार्किंग कर लेना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना किसका उदाहरण है। तो भाई मेरे अगर उदाहरण की बात करें तो कार्य विधिक असमानता का उदाहरण है, यानी चौथे का हमारा दूसरा क्या हो जाएगा भाई मेरे, राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को पितृसत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। तो खास तौर से अगर मैं बात करूं तो ये जो है पारिस्थितिक नारीवाद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पांचवें का चौथा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, एनविस का मुख्य केंद्र कहां है। तो भाई इसका जो मुख्य केंद्र है, जो सेंटर है, वो दिल्ली में है अगर हम बात करें, ठीक है। कई बार एग्जाम में दिल्ली या कई बार एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो नई दिल्ली लिख करके दे देगा, तो दिल्ली बोले या नई दिल्ली बोले तो दिल्ली या नई दिल्ली में इसका मुख्य सेंटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा 7वां क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है
तो भाई मेरे प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? स्वपोषी। और इसमें स्टार मार्किंग कर लेना, 7वां क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो सकता है भाई मेरे, कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? जो स्वपोषी होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। 8वें क्वेश्चन में भी स्टार मार्किंग करना भाई मेरे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखा रहेगा क्या रहेगा, दिए गए घटक पानी में सल्फेट, अम्लवर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? अगर मैं बात करूं तो ये किसके भाग हैं? तो अगर आप देखोगे भाई मेरे ये अवसादी चक्र के माने जाते हैं भाग। और 8वां भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार मार्किंग करना, एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई मेरे, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन रहेगा आपका, पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? तो भैया पारिस्थितिक अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को चरण समुदाय कहा जाता है। ठीक है, ए यानी 9वें का पहला हमारा राइट आंसर रहेगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? तो भाई मेरे जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अगर हम ऊर्जा की ह्रास की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्रों में जो ऊर्जा का ह्रास है वो खास तौर से अगर आप देखोगे तो उसमें ऊर्जा के रूप में होता है, यानी 10वें का हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या रहेगा 11वां, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवीण है? तो भाई मेरे विश्व स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक जो प्रवीण क्षेत्र है वो खास तौर से अगर बात करूं तो एशिया है, एशिया कह सकते हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह सकते हैं स्टार मार्किंग कीजिएगा, क्या रहेगा, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज टाइपोजिनियम जोन नहीं है? तो इसके अगर हम बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा शक्कर फैक्ट्री, ये राइट आंसर हो जाएगा। और 12वें में स्टार मार्किंग कर लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो कि आपके एग्जाम में एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे आ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं इसको करके। अगला क्वेश्चन भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार आया है, साइलेंट वैली नदी की सकरी घाटी पर है। तो भाई मेरे जो साइलेंट वैली है एक कुंथी नदी, कुंथी बोले, यही भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां अगर बात करूं ना, बहुत बार एग्जाम में आए भाई मेरे, साइलेंट वैली जो है एक कह सकते भाई जो कुंथी नदी है उसी कुंथी नदी की सकरी घाटी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां क्या रहेगा, स्टार मार्किंग कीजिएगा, 800 BC के करीब विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 800 BC के करीब जो विश्व की जनसंख्या थी वो 5 मिलियन थी, यानी 50 कह सकते, ठीक है 5 मिलियन इसको बोला जाएगा, यानी 50 लाख जनसंख्या थी वर्ल्ड की। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग कीजिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं। तो भाई शीतोष्ण पर्णपाती वनों में कह सकते हो कि भाई मेरे 3 से 5 मीटर की ऊंचाई की झाड़ियां होती जो शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में टीक और बांस के पेड़ साधारणता पाए जाते हैं। तो भाई मेरे भारत में जो टीक और बांस के पेड़ हैं वो खास तौर से उष्ण कटिबंधीय मौसमी वनों में पाए जाते हैं। कौन से वनों में? जो उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन होते हैं उसी में आप लोग कह सकते हैं कि भारत में टीक और जो बांस के पेड़ हैं वो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिएगा क्या रहेगा, भारतीय घास स्थल परितंत्र में जीव संहिता अपने चरम सीमा में किस अवधि में होता है? 17वां इंपॉर्टेंट है। और इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक कह सकते हो जो जीव हैं वो इसमें चरम सीमा में होते हैं। 18वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, स्टार मार्किंग कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे। क्या रहेगा, सरित अलवणीय जलीय परितंत्र किसका उदाहरण है? भाई जो सरित है, जो अलवणीय जलीय परितंत्र है, एक खास तौर से अगर आप बात करें तो नदी का उदाहरण, नदी यानी चौथा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 19वां क्वेश्चन जो रहेगा, 19वां क्वेश्चन क्या है, कीटनाशकों विशेष रूप से DDT ने आबादी में कमी की है। तो अगर आप देखेंगे तो समुद्री मछलियों में कमी की है, यानी इसका पहला राइट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कीजिएगा, विशाल भारतीय गैंडा का अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ है। तो भाई मेरे जो विशाल भारतीय गैंडा उसका अस्थायी जो पुनर्वास है कह सकते हैं कि रीडर पोस्ट, ठीक है, रीडर पोस्ट एक रोग होता है, उस रोग के कारण कह सकते हैं जो भारतीय विशाल गैंडा है उसका अस्थायी पुनर्वास बाधित हुआ है।
और 20वां क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्वेश्चन आ गया ना, आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी। भैया जो आक्रामक प्रजाति किससे समस्या बढ़ेगी? जलवायु बदलाव के कारण कह सकते हैं जो आक्रामक प्रजाति हैं इनकी समस्या बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? 22वां क्वेश्चन है विदेशी प्रजाति जो त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकती है भाई मेरे, तो ऐसी कौन सी विदेशी प्रजाति है जो हमारी त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकती है? तो इसका तीसरा राइट आंसर रहेगा, खासतौर से कह सकते हो पार्थेनियम जो है वो खासतौर से ऐसी एक प्रजाति है जो हमारे त्वचा में यानी स्किन में एलर्जी हो जाती भाई इस प्रजाति से। 22वां स्टार लगा लेना, स्टार मार्किंग। अगला हमारा जो रहेगा 23वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 23वां रहेगा 23 भाई, 23 यानी 23वां देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है? तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप देखोगे इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका रहेगा भाई मेरे अपेक्षाकृत कम अंतरजातीय स्पर्धा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा, रहेगा किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है? भाई मेरे किसी भौगोलिक क्षेत्र की जो जैव विविधता होती है वो कह सकते हो कि जैव प्रकृति और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता को बताती है। किसी भी क्षेत्र में जो जैव भौगोलिक विविधता है वो जैव प्रकृति और जैव प्रकृति में पाई जाने वाली विविधता को बताती है। 24वां स्टार मार्किंग कर लेना, एग्जाम में भाई रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 25वां क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ पश्चिमी घाटों में पाया जाता? भाई ये देखो फिर क्वेश्चन आ गया ना, यानी भाई निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ पश्चिमी घाटों में पाया जाता है? स्टार मार्किंग कर लेना। तो भैया मालाबार ग्रे हॉर्निबल ये राइट आंसर है। भाई मालाबार जो ग्रे हॉर्निबल है वो केवल पश्चिमी घाटों में ही पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 26वां देखिएगा, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा। झीलों और नदियों का जल का मुख्य स्रोत है। भैया झीलों और नदियों का जल का जो मुख्य स्रोत है वो वाहित जल है यानी अफवाह है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है? तो भाई लाल मृदा के लिए जो सत्य नहीं है कह सकते हैं इसमें रहेगा आपका चौथा रहेगा, यह कपास चावल और मूंगफली के लिए अच्छी खेती होती है। अगला देखिएगा 28वां क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा। एक जलभार होता है, तो भाई मेरे जो एक जलभार जो है पत्थरों की वह परत जिससे होकर के जल नीचे अंतरस्रावित होता है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 में स्टार मार्किंग कीजिएगा। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार है, तो भैया अगर मृदा क्षारीय हो गई है तो उसका सबसे जो अच्छा उपचार होता है जिप्सम जो है, इससे ठीक किया जा सकता है। 30वां क्वेश्चन में स्टार मार्किंग कीजिएगा। निम्नलिखित स्रोतों में से प्रकारों में से किसमें ऊर्जा प्रकाशीय वोल्टेज सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो भाई मेरे खास तौर से इसका जो आंसर है सूर्य, जो सूर्य इसका राइट आंसर होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित स्रोतों में से प्रकारों में से किससे ऊर्जा प्रकाशीय वोल्टीय सेलों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो सूर्य है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता स्टार मार्किंग करवा रहा हूं। ठीक है, अगला भाई 31वां जो क्वेश्चन है स्टार मार्किंग करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है बहुत बार और अलग अलग तरीके से पूछता है। भारत की पहली तरंगीय ज्वारीय परियोजना कहां स्थापित की गई? ये तिरुवनंतपुरम में लगी, केरल में लगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32वां क्या रहेगा? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भाई मेरे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जो देश है ना, अगर मैं बात करूं तो चाइना है। क्या है? विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है? चीन है भाई मेरे, स्टार मार्किंग कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33, वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तरों पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई मेरे, पहला राइट आंसर होगा जैव भौतिक धारण क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 34वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है? भैया कौन सी चीज है जिससे ग्रीन हाउस होता है? जल वाष्प आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और 34वां में स्टार मार्किंग कर लो भाई। 34वां जो क्वेश्चन है स्टार मार्किंग लगा लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा क्या रहेगा, पराबैंगनी विकिरण यूवी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। स्टार मार्किंग कर लेना है, पराबैंगनी विकिरणों वाला क्वेश्चन आ सकता है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका तीसरा, यूवीए ओजोन परत के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट है मैं सारे बताता चला जा रहा हूं, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके कारण से मनुष्यों में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। भाई मनुष्यों में जो त्वचा का कैंसर होता है, जो मोतियाबिंद होता है, ऐसी कौन सी विकिरण है, ऐसा कौन सा कण है, खासतौर से जो पराबैंगनी विकिरणें हैं। भाई सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें आती हैं, उस कारण से कह सकते कि मनुष्यों में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है। स्टार मार्किंग कर लेना इसमें 36वें में। क्वेश्चन नंबर 37 में भी स्टार मार्किंग कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो भाई अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर आप देखेंगे ओजोन जो है ये द्वितीय प्रदूषक है, इसमें इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आरएसपीएम आ गया ना, आरएसपीएम का सामान्य स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 स्टार मार्किंग कीजिएगा और एक क्वेश्चन आ सकता है। तो आरएसपीएम का जो सामान्य स्तर होता है वो 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूब मीटर होता है, यानी 38वें का हमारा पहला राइट आंसर होगा। और ये आरएसपीएम को लेकर के कई टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39वां देखिएगा, किस पर्यावरणीय विषय को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। भैया ऐसा कौन सा विषय है जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। ग्रीन हाउस गैसों के निकर्षण को, ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल, जो सम्मेलन हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर 39 जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 40, हॉटस्पॉट उच्च खाली स्थान के क्षेत्र में होते, क्या होती है भैया, स्थानिकता होती है। हॉटस्पॉट उच्च में खाली स्थान में यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे, स्थानिकता लिखना है। और स्थानिकता लिखना से इसमें आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, स्टार मार्किंग करो, एग्जाम में आ सकता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और 1987 में संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भाई कड़ी सजाओं का प्रावधान करना ही इसका मुख्य लक्ष्य था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन 42 है, इसमें स्टार मार्किंग कीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भाई मेरे जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में बना है। और 42वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर के बात की गई है। तो ओजोन परत की सुरक्षा लेकर के जो बात की गई है वो है भाई मेरे वियना सम्मेलन, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 44वां, स्टार मार्किंग कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट नहीं है। भैया पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट कौन सा होता है, चिकित्सा। अरे भाई अगर आप देखोगे जो हॉस्पिटलों में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे खून होता है, दवाइयां होती हैं, सिरिंजें होती हैं, तो अस्पताल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भैया हम पुनर्चक्रणीय नहीं कर सकते हैं, उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। भाई मेरे देखो हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो हॉस्पिटल में जो वेस्ट मटेरियल है, जो कूड़ा करकट अड़ंगा है अस्पतालों में जो होता है, जो मेडिकल में निकलता है, अस्पतालों में निकलता है, उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है। और खास तौर से जो चिकित्सा अपशिष्ट होता है वो ऐसा ही अपशिष्ट है भाई मेरे, कहा जाता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको खास तौर से फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसको जमीन के नीचे दबा दो या इसको जला दो, ये सारा किया जाता है जो चिकित्सा अपशिष्ट होता है, क्योंकि ये खास तौर से इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 45वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधि नहीं है। तो भाई मेरे अपशिष्ट न्यूनीकरण की जो विधि नहीं है वो क्या है भाई मेरे, अपशिष्ट उपचार। अपशिष्ट जो उपचार है यह अपशिष्ट न्यूनीकरण की विधियों में से नहीं आता है। 45वें में स्टार मार्किंग कर लेना और 44वां भी स्टार मार्किंग कर लेना, एक इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट निपटान का तरीका नहीं है। तो भाई संकटदायी अपशिष्ट के निपटान का तरीका कौन सा नहीं है, सैनिटरी लैंडफिल जो है, सैनिटरी लैंडफिल, यही कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंट, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47वां देखिएगा, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत में
4 हॉटस्पॉट हैं, इसमें 6 बता रखा ना, यही इसका हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 48वां क्या रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा वनों के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं है। तो भाई वनों के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण कौन सा नहीं करता है। अगर मैं बात करूं तो इसका चौथा सौंदर्य बोधक और आध्यात्मिक महत्व प्रदान करने वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, पहले भी एग्जाम में आ चुका है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पादक की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पादक की श्रेणी में शामिल नहीं है, वो आपका हो जाएगा भाई मेरे, इसमें आपका आंसर बनेगा जानवरों की खाल और हड्डियां, ये राइट आंसर हो जाएगा। और 50वां क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम को लागू किया। तो खास तौर से अगर आप देखोगे जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है उसने ही सबसे पहले कह सकते हो कि वन प्रबंधन अधिनियम को लागू किया था। अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन ये आपके पूरे हो गए। अगर मैं टोटल बात करूं तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 200 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और बाकी अभी मैं आपको कम से कम 200 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसमें मैंने 200 क्वेश्चन करवाए हैं और जितने जितने इंपॉर्टेंट हैं उसमें मैंने ये भी बताता था कि इसमें स्टार मार्किंग कर लो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने स्टार मार्किंग वाले बोले हैं उसमें स्टार मार्किंग आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई मेरे जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारे बताए हैं, और जितना इंपॉर्टेंट है इनको आपको करके भी जाना है। जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जितने मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उतना जरूर कर लीजिएगा, और मोस्टली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो 200 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं, बाकी 200 क्वेश्चन आपको मैं अगली क्लास में आपको जरूर करवा दूं।